हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक क्लेवर स्टडी पॉइंट। तो आज हम क्लास 10 की हिस्ट्री से चैप्टर 4 देखने जा रहे हैं। अभी तक हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाइए और उन वीडियोस को जरूर देखिए। तो आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 4 हिस्ट्री का, जैसा कि मैंने बताया। इस चैप्टर का नाम है औद्योगिकरण का युग। इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि किस प्रकार जब उद्योग आए तो किस प्रकार औद्योगिकरण हुआ और औद्योगिकरण का युग कैसे आया, उस टाइम क्या क्या चीजें हुई, सबसे पहले क्या हुआ, स्टार्टिंग में कौन सा उद्योग खुला। इन सारी चीजों को हम इसमें अच्छे से समझेंगे और सारे इंपॉर्टेंट चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा पिक्चर दिखाना चाहूंगी। ये पिक्चर ना आपको बहुत कुछ बताता है। ये पिक्चर जो है एक डॉन ऑफ द सेंचुरी के द्वारा बनाया गया था। ईटी पॉल म्यूजियस कंपनी थी, एक म्यूजिक कंपनी थी जिसने ये बनाया था। ठीक है, कहाँ की थी? न्यूयॉर्क, अमेरिका थी। और जो कि 1900 का है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ईटी पॉल म्यूजियम कंपनी से सन 1900 में संगीत की एक कंपनी थी, जिसको मैंने बताया। उन्होंने ना किताब प्रकाशित की थी, जिसकी जिल्द यानी जो ऊपर का कवर होता है ना, उस पर एक तस्वीर बनाई गई थी जिसमें जो नई सदी का उदय यानी डॉन ऑफ द सेंचुरी, मतलब सेंचुरी के डॉन की तरह नए सदी का जब युग हो रहा था, जब उदय हो रहा था नए सदी का, उसको दिखाया गया था। ठीक है, तो ये जो तस्वीर है ना, उसके मध्य में एक देवी जैसी तस्वीर आपको दिख रहा होगा कि ये जो मध्य है, मध्यम जो एरिया है, इसमें क्या है, एक देवी जैसी प्रतिमा खड़ी है। ठीक है, और ये जो देवी है उनके हाथ में क्या है, नई शताब्दी की ध्वजा है। और ये प्रगति का फरिश्ता दिखाई देती है। उनके हाथ में जो ध्वजा है ना, वो क्या है, नई शताब्दी की ध्वजा को दिखाता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। ठीक है, और उनका एक पाँव कहाँ पर है? पंखों वाली पहिए पर टेका हुआ, यहाँ पे देख पा रहे होंगे अगर आप। तो ये पहिया है बीच में और यहाँ पे दो पंख हैं। तो इन पंखों के बीच में एक पहिया है जिसपे दो पंख लगे हैं, उस पर इनका एक पैर टिका हुआ है। और ये जो पहिया है ना, वो समय का प्रतीक है। यहाँ पे पहिया किस चीज का प्रतीक है? समय का प्रतीक है। ठीक है, और उसकी उड़ान क्या है? वो भविष्य की ओर है। ये उड़कर किस, ये जो समय है, ओ सॉरी, ये जो पहिया है वो समय का प्रतीक है और इसकी उड़ान किस तरफ है? भविष्य की ओर, यानी ये भविष्य की ओर उड़ान भर रहा है। ठीक है, और उसके पीछे क्या है? उन्नति के चिन्ह तैर रहे हैं। उन्नति की चीज जैसे आप देख पा रहे होंगे, पीछे उन्नति के जो चिन्ह है वो तैर रहे हैं। उन्नति के चिन्ह मतलब जैसे कि कैमरा हो गया, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, कारखाने हो गए, रेलवे, ये सारा आप पीछे देख पा रहे होंगे। कारखाने वगैरह, प्रिंटिंग मशीन, कैमराज एंड ऑल, ये सभी क्या है? उन्नति के चिन्ह है जो कि इनके पीछे तैर रहे हैं। और ये जो पंख है वो कहाँ? भविष्य की ओर उड़ान भर रहे हैं। और ये पहिया समय का प्रतीक है। ठीक है, और इनके हाथ में जो ये ध्वजा है वो प्रगति का फरिश्ता है। इनकी ध्वजा प्रगति के बारे में बताती है। और ये जो बीच में एक प्रतिमा है, ये एक जो तस्वीर है वो एक देवी जैसी है। ठीक है, तो ये आपको इस आपके बुक में एक पिक्चर लिखा दिया हुआ था जो कि बहुत चीजें बता रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, तो इसलिए मैंने आपके सामने ये डिस्कस कर दिया। और भी कई ऐसे पिक्चर्स है आपके बुक में, आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और इस चैप्टर को शुरू करने से भी पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी नए शब्दों के बारे में। जो आपके बुक्स में नए शब्द आए हुए हैं उनको पहले समझ लेना ज्यादा बेटर होगा, ताकि हमें चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से आए। ठीक है, तो पहला वर्ड है आज का हमारा प्राच्य। प्राच्य का मतलब क्या होता है कि भूमध्य सागर में ना पूर्व में स्थित एक एक देश है ये, जो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित है। ठीक है, और आमतौर पर ये जो शब्द है वो एशिया के लिए, जो एशिया है ना उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और पश्चिमी जो नजरिया है उसमें प्राच्य इलाके पूर्व, आधुनिक, पारंपरिक और रहस्यमय थे। सॉरी, जो पश्चिमी नजरिया था ना उसमें जो प्राच्य था, उसमें क्या था कि जो पूर्व, आधुनिक और जो पारंपरिक और जितने भी रहस्यमय इलाके थे ना, वो इसमें आते थे। और ये जो प्राच्य शब्द है वो बेसिकली किसके लिए? एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप बस इतना ध्यान रखें। ठीक है, और ये कहाँ पर? भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित है। ठीक है, और स्टेपलर क्या था या स्टेपलर कौन होता है, आप ये समझेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो जो स्टेपलर है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है ना, जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है। मतलब कितने रेशों की जरूरत होगी उसके हिसाब से जो व्यक्ति ऊन को छांटता है ना, ऊन को जो व्यक्ति छाट रहा होता है कि कितने रेशे की आवश्यकता होगी, तो जो व्यक्ति उसको छाट रहा होता है या उसको स्टेपल कर रहा होता है उसको कहते हैं स्टेपलर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं।
एक और हमारा नेक्स्ट वर्ड है फुलर। इसका मतलब क्या होता है? फुलर भी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो फुल करता है, यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है। मतलब कि मान लीजिए कोई कपड़ा है तो उस उसमें क्या करता है, वो ना चुन्नटे बनाता है और चुन्नटों के हिसाब से क्या करता है, उस जो कपड़ा है उसको बिल्कुल समेट देता है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है यानी चुन्नटों के सहारे कपड़ों को समेटता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं फुलर। और कार्डिंग क्या होता है? कार्डिंग एक वह प्रक्रिया होती है जिसमें ना कपास या फिर ऊन होता है ना, उसके रेशों को ना कताई के लिए तैयार किया जाता है। जो ऊन होता है या फिर कपास होता है, उनके रेशों को किस लिए तैयार किया जाता है? कताई के लिए तैयार किया जाता है, तो उसको कार्डिंग कहते हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आदि औद्योगिकरण, जिसको प्रोटो औद्योगिकरण भी कहते हैं, वो क्या होता है? तो आदि मतलब होता है पहले ही। तो यहाँ पे आदि औद्योगिकरण का मतलब है ये एक ऐसा चरण था जब एक अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए ना बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होता था जो कारखानों पर आधारित नहीं था। मतलब पहले क्या होता था कि एक ऐसा चरण था ना, ये जो चीज है वो एक ऐसी चीज थी कि इसमें ना उत्पादन तो हो रहा था, पहले बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था, परंतु क्या होता था कि वो कारखानों पर आधारित नहीं होता था। उसमें ना सभी चीजें विदाउट कारखाने पे डिपेंड हुए होती थी, उत्पादन होता था बड़े मात्रा में, पर वो कारखानों पर आधारित नहीं होती थी और इसीलिए इनको आदि औद्योगिकरण कहते हैं। मतलब जब औद्योगिकरण आया कारखाने से, तो उससे पहले, मतलब कारखाने वाला जब औद्योगिकरण आया तो उससे पहले क्या होता था? चीजों का उत्पादन होता था पर वो कारखानों पर आधारित नहीं होता था, इसलिए उसको आदि औद्योगिकरण भी कहा गया। ठीक है, उत्पादन तो हो रहा है ना, उत्पादन हो रहा है परंतु कारखानों के बिना हो रहा था, इसीलिए इसको आदि औद्योगिकरण कहा गया है। ठीक है, और जो प्रोटो औद्योगिकरण है वो एक प्रणाली है जिसमें वाणिज्य लेन देन के नेटवर्क का हिस्सा थी। ये क्या था? वाणिज्य जो लेन देन था ना, उसका एक, उसके नेटवर्क का एक हिस्सा था ये जो प्रोटो औद्योगिकरण प्रणाली है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि औद्योगिकरण का युग। तो औद्योगिकरण का युग बेसिकली होता क्या है? इसका मतलब क्या है? अब हम वो देखते हैं। तो इसका मतलब वो होता है जब कि हस्तनिर्मित, पहले क्या होता था, हस्तनिर्मित वस्तुएं बनाई जाती थी, परंतु जब जो हस्तनिर्मित वस्तुएं होती है वो बनना कम हो जाती हैं और जो फैक्ट्री की जो मशीन होती है और जो नई नई टेक्नोलॉजी होती है उनका विकास हो जाता है, तो उस चीज को हम कहते हैं औद्योगिकरण का युग। मतलब जिस युग में हस्तनिर्मित वस्तुएं बनाना कम हुई और जो फैक्ट्री है और जो मशीनें हैं उनके तकनीकी विकास हुआ, तो उस चीज को, उस समय को हम कहते हैं औद्योगिकरण का युग। ठीक है, और इसमें क्या होता है, खेतीहर समाज औद्योगिक समाज में बदल जाता है। मतलब जो पहले समाज था जो खेती पर डिपेंड कर रहा था, वो किस पे बदल जाता है? औद्योगिक समाज में। खेतों से शिफ्ट होकर वो औद्योगिकरण में, कारखानों में काम करने लग जाते हैं, तो इसीलिए वो खेती घर समाज से औद्योगिक समाज में बदल जाते हैं। और फिर 1760 से लेकर 1840 तक के युग को औद्योगिकरण का युग कहा जाता है। तो अगर औद्योगिकरण के युग की बात करूं तो जो 1760 से लेकर जो 1840 तक का जो युग था उसी को औद्योगिकरण युग कहा गया है। और औद्योगिकरण का मतलब मैंने बताया कि हस्तनिर्मित वस्तुओं का बनना कम हो जाना और फैक्ट्री और जो टेक्नोलॉजी है और जो मशीन है उनका उनका विकास हो जाना। ठीक है, तो जो मनुष्य के लिए खेल परिवर्तन का नियम जैसा हो, मतलब कि ये ना जैसे खेल में होता है ना कि उसमें आ, खेल में परिवर्तन नियम, जैसे खेल में होते हैं ना कि नियम हो जाते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, कुछ इस तरीके से जो ये युग था औद्योगिकरण का युग, वो मनुष्य के लिए था। क्योंकि पहले तो सारी चीजें हाथों से बनती थी, पर अब क्या, सारी चीजें फैक्ट्रियों में, फैक्ट्री में बनने लगे, मशीनों से बनने लग गई है ना। तो कुछ इस प्रकार औद्योगिकरण का युग हुआ और औद्योगिकरण का मतलब ये होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब हम देखते हैं कि जो कारखाने हैं उनका आगमन कैसे हुआ, वो आए कैसे, उनका स्टार्टिंग कैसे हुआ, वो आगमन कैसे हुआ कारखानों का। ठीक है, तो होता क्या है कि 1730 के दशक तक जो इंग्लैंड होता है ना, उसमें सबसे पुराना कारखाना शुरू हुआ था। कहाँ पर? इंग्लैंड में, 1730 के दशक में। ठीक है, और नए युग का पहला प्रतीक कपास था। जब ये नया युग आया तो उसका पहला प्रतीक क्या था? कपास बना था पहला प्रतीक। सबसे पहले कपास से ही चीजें उत्पन्न हुई। फिर 18वीं शताब्दी जब आया तो उसमें क्या हुआ, जो आविष्कारों की ना एक श्रृंखला ने उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की प्रभावशीलता में वृद्धि की। मतलब जो
18वीं शताब्दी जब आया तो उसमें जितने भी आविष्कार हुए तो उनसे क्या हुआ ना, एक श्रृंखला सी बन गई, जिससे क्या हुआ, जो उत्पादन की प्रक्रिया है, मतलब जो चीजें बन रही थी, उत्पादन हो रही थी, उसके जो चरण थे ना, उसमें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस आ गई, और भी ज्यादा उसमें प्रभावशीलता, मतलब और भी इफेक्टिव तरीके से उसमें जो है वृद्धि होने लग गई। ठीक है। और यहाँ पर एक रिचर्ड आर्केराइट हैं, जो कि सूती मिल का निर्माण किया। इन ये उस टाइम के एक एंटरप्रेन्योर रहे हैं, जो कि रिचर्ड आर्केराइट थे। उन्होंने क्या किया था, सूती मिल का निर्माण किया था। सूती का जो मिल था उसका निर्माण रिचर्ड आर्केराइट ने किया था। ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि अभी तो हमने देखा कि कारखाने आए कैसे, सबसे पहले कहाँ आए, कैसे, और फिर अब देखिए जब कारखाने आए तो उनके कुछ लाभ भी तो हुए होंगे ना, अब हम उसको समझते हैं। तो हुआ क्या, जब कारखाने खुले तो उनसे कई फायदे हुए, जैसे कि जो श्रमिकों थे उनकी कार्यकुशलता बढ़ गई, और जो नई नई मशीनें थी उनकी सहायता से जो प्रति श्रमिक थे वो अधिक मात्रा में और बेहतर उत्पाद बनाने लग गए। देखिए मैं आपको इस एग्जांपल से समझाती हूँ कि जब 18वीं सदी था, जब ये उस टाइम की पिक्चर है जब कारखाने नहीं आए थे। तो इस पिक्चर में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक ही फैमिली के सभी लोग लगे हुए हैं, कताई, एक कताई कर रहा है, एक उसको उबाल रहा है ना। तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इतने सारे श्रमिक लगे हुए हैं एक ही चीज को करने में, घर के इतने सारे फैमिली मेंबर्स लगे पड़े हैं इसको, कताई को उत्पादन करने के लिए, सूती कताई करने के लिए, परंतु उत्पादन क्या हो रहा है, उतना ही जितना कि कोई व्यक्ति अगर मशीन के थ्रू करता तो यहाँ पे देखा गया कि आप देख सकते हैं कि जो परिवार के सभी सदस्य हैं वो धागा बनाने में काम में लगे हुए हैं। ध्यान से देखिए कि जो चरखा है वो केवल एक ही तकली पर बन रही है, मतलब इस पे क्या हो रहा है, एक ही तकली पे बन रहा है। तो यहाँ पे कहने का मेरा मतलब ये है कि इसमें कितने सारे लोगों का मेहनत लग रहा है, टाइम लग रहा है। परंतु जब कारखाने आए तो उनसे क्या हुआ, एक ही व्यक्ति बहुत सारी उत्पादन कर सकता था, और उसके जो श्रमिक यानी काम करने का जो पावर था उसका भी बचत हुआ, और वो और भी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से उत्पादन कर सकता था मशीनों की आने की वजह से। तो क्या हुआ, जो प्रति श्रमिक अधिक मात्रा में और बेहतर उत्पादन, मतलब हाथ से बनी हुई चीजें जो थी ना उनसे कहीं बेहतर हुआ करती थी जो चीजें मशीनों से बनती थी। तो जब मशीनें आए तो क्या हुआ, एक व्यक्ति उत्पादन भी ज्यादा कर रहा था, एक श्रमिक, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो गई थी, उत्पादन भी हो रहा था बेहतर। ठीक है। तो जो औद्योगिकरण की शुरुआत हुई ना, तो मुख्य रूप से जो क्या था कि जो सूती कपड़ा था उसके उद्योग में सबसे ज्यादा, अगर मैं उद्योगीकरण की बात करूँ तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा, तो सबसे ज्यादा चीज उत्पादन हुई बेहतर तरीके से, ज्यादा फल फूल गई, वो मुख्य रूप से सूती कपड़े में हुआ। सूती कपड़े का जो उद्योग था उसमें ज्यादा फायदा हुआ। और फिर जो कारखाने थे ना उसमें श्रमिकों की निगरानी और उनसे काम लेना अधिक आसान हो गया, क्योंकि कारखाने में जो मशीन से काम करवाया जा रहा था, तो इससे क्या हुआ, जो श्रमिक थे उनकी निगरानी करना और उनसे काम लेना भी जो है वो अधिक आसान हो गया था। ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि अभी तक हमने देखा है कि किस प्रकार कारखाने आए, क्या क्या चीजें हुई। तो अब हम देखते हैं कि जो व्यापारी हैं वो ना गांव की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे थे। उनका क्या कारण था कि वो गांव की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे थे व्यापारी, तो उनका ये रीजन था कि जो शहर थे ना उसमें ट्रेड और क्राफ्ट गिल्ड बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। तो होता क्या था कि जो शहर होते थे उसमें अधिकतर जो ट्रेड और जो क्राफ्ट गिल्ड हुआ करते थे वो बहुत पावरफुल होते थे, और वो इस प्रकार के संगठन जो होते थे ना वो प्रतिस्पर्धा और कीमतों पर अपना नियंत्रण रखते। तो उस समय क्या होता था, शहरों के जो व्यापारी होते थे वो हर चीज पर अपना नियंत्रण रखते थे और बहुत पावरफुल भी होते थे। और जो जो भी अगर कोई नया लोग आता था बाजार में तो उनको काम शुरू करने भी नहीं देते थे, जो क्योंकि वो शहर में होते थे तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते थे, और उनके पास कई ऐसी ताकतें होती थी, कीमतों पर भी अपना वो खुद पर नियंत्रण रखते थे, कितने भी कीमत पे आएगी जाएगी। तो इस वजह से क्या होता, जो भी नए लोग आते थे उनको भी वो बाजार में आने नहीं देते थे, काम शुरू करने से भी रोकते थे। और इसीलिए क्या होता था कि किसी भी व्यापारी के लिए ना शहरों में नया व्यवस्था शुरू कर पाना मुश्किल होता था, क्योंकि सब जो शहरी व्यापारी हैं वो हर चीज पे अपना कंट्रोल रखते हैं। और इसीलिए क्या होता है, क्योंकि शहरों में तो वो अपना नहीं चला पाते हैं जो नए लोग होते हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं, वो गाँव की ओर मुख करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि गाँव में ऐसा कोई नहीं होता कि जिसकी हर चीज पे कंट्रोल हो, हर चीज पे वो अपना नियंत्रण चलाता हो, है ना। तो इस वजह से यही कारण था कि जो व्यापारी थे वो ज्यादातर गांव की ओर ध्यान देना पसंद करते थे। ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं औद्योगिकरण जो है उसका, उसमें औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार किस तरह से आई, अब हम वो देखते हैं।
तो यहाँ पे क्या है कि जो औद्योगिकरण का मतलब सिर्फ इस चीज से नहीं है कि जो फैक्ट्री है या जो उद्योग है उनका विकास हो रहा है। इसका मतलब औद्योगिकरण का जो परिवर्तन है या जो औद्योगिकरण है उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो फैक्ट्रियां हैं उनमें विकास हो रहा है, उद्योगों में विकास हो रहा है। उसका मतलब ये भी है कि जो कपास, सूती वस्त्र जो है उनके अलावा जैसे लोहा, स्टील, ये जो उद्योग है ना, इनमें भी जो काफी तेजी से बदलाव हुआ। और क्या हुआ, इनमें काफी तेजी से बदलाव हुआ। और ये जो है ना वो ब्रिटेन के सबसे फूलते उद्योग थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ कपास और सूती वस्त्र ही उद्योग जो फल फूल रहे थे, इनके साथ साथ लोहा, स्टील जो उद्योग थे वो भी काफी फल फूल रहे थे। कहाँ पे, विदेश, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं हम अभी। तो औद्योगिकरण के पहले के दौर में क्या होता है कि 1840 के दशक, जब 1840 का दशक चल रहा होता है, तब सूती कपड़ा जो उद्योग होता है वो अग्रणी क्षेत्र होता है। सबसे अग्रणी मतलब सबसे आगे की बात करें, सबसे पहले नंबर पर तो सूती कपड़ा उद्योग होता है, ठीक है। और फिर रेलवे के जब प्रसार हो जाता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, लोहा इस्पात उद्योग में तेजी से वृद्धि होती है। क्योंकि रेलवे आ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, लोहे को एक जगह से दूसरे जाने में जगह ले जाने में इजी होता है और जल्दी ले जाया जाता है ना। और वो भारी भी होता है, इस वजह से रेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से क्या होता है, जब रेलवे आ जाता है तो इस वजह से लोहा जो इस्पात उद्योग होता है इसमें भी तेजी से वृद्धि होती है। फिर रेल का जो प्रसार है वो इंग्लैंड में 1840 के दशक में हुआ था, ठीक है। और उपनिवेशों में ये क्या था, 1860 के दशक तक हुआ था। अगर हम रेल के प्रसार की बात करें तो इंग्लैंड में 1840 के दशक में, और उपनिवेश जो और अलग थे, उपनिवेश जो थे वहां पर 1860 के दशक में हुआ था, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि 1873, जब 1873 आ गया, तब क्या हुआ, जो ब्रिटेन था ना उसने लोहे और जो इस्पात था उसके निर्यात की कीमत जो है, मतलब उसको अगर भेजना है कहीं और, किसी और जगह, तो उसके निर्यात की कीमत में क्या किया था, 17 मिलियन पाउंड हो गई थी उसके निर्यात की कीमत, कीमत जो थी ब्रिटेन में, ठीक है। तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि ना ये तो जो मिलियन पाउंड हो गया था, 77 मिलियन पाउंड, इतनी ज्यादा कीमत बढ़ गई थी। वो ना एकदम जो सूती कपड़े का निर्यात होता था उसका दुगना था। मतलब जितने में सूती कपड़ा निर्यात किया जाता था उसका डबल रेट था। ये जो कीमत थी, ये किसकी, लोह और जो इस्पात के निर्यात करने की कीमत थी, ठीक है। और फिर क्या होता है, लेकिन जब औद्योगिकरण का आ जाता है तो उसकी वजह से रोजगार पर खास असर नहीं पड़ता। क्योंकि हमेशा से यही होता हुआ है कि जितना भी रोजगार बढ़ जाए, तो रोजगार की मांग करने वाले यानी जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी उनकी जो तादाद होती है वो हमेशा ज्यादा होती है, चाहे रोजगार जितना भी आ जाए, ठीक है। तो होता क्या है, रोजगार तो आ रहे होते हैं पर नौकरी पाने चाहने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, उन बहुत सारे लोगों को नौकरी चाहिए होती है। फिर 19वीं सदी के अंत तक क्या होता है, जो पूरे कामगार होते हैं उनका 20% से भी कम जो है वो तकनीकी रूप से उन्नत औद्योगिक क्षेत्र में नियोजित होता है। अगर मैं बताऊं कि अगर कोई तकनीकी रूप से अगर उन्नत तरीके से औद्योगिक क्षेत्र में नियोजित थे तो उसमें से केवल 20% ही लोग थे जो कि थे, कब, 19वीं सदी के अंत तक, ठीक है। और इससे ये पता चलता है कि नए उद्योग जो हैं वो पारंपरिक उद्योगों को विस्थापित नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि पहले जो पारंपरिक उद्योग हुआ करते थे उसमें घर के सभी फैमिली मेंबर्स ऑब्वियसली लगे ही रहते थे, है ना। और सभी काम कुछ ना कुछ कर ही रहे होते थे, सभी के पास कुछ ना कुछ काम होता था। परंतु जो परंपरागत जो उद्योग थे उनके अलावा जो ये नए उद्योग आए थे, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि जितने भी लोग हैं सबको रोजगार दे दिया जाए। तो इस वजह से भी कहा जा सकता है कि जो नए उद्योग थे ना उन्होंने पारंपरिक उद्योगों की जो जगह थी उसकी विस्थापित नहीं कर पाए, उसकी जगह नहीं ले पाए हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम कि जब नए उद्योगपति जो हैं वो परंपरागत उद्योगों की जगह क्यों नहीं ले पाते हैं, उसका रीजन देखते हैं अब हम। तो उसका रीजन ये है कि जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें काम करने वाले जो मजदूर थे उसकी संख्या कम थी। मतलब कि जो औद्योगिक क्षेत्र था, जितने भी एरिया में उद्योग थे, उस क्षेत्र में जो काम करने वाले मजदूर थे ना उनकी संख्या कम थी, ठीक है। पहला कारण तो ये था। और दूसरा क्या था कि प्रौद्योगिकी बदलाव की गति धीमी थी। मतलब जो टेक्नोलॉजी आ रही थी उसको डालने के लिए, मतलब उस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए जो गति थी ना वो बहुत धीमी थी, बहुत धीमी थी, मतलब, है ना। और फिर कपड़ा जो उद्योग है वो एक गतिशील उद्योग था। मतलब क्या है यहाँ पे कहने का, कि जो नई नई टेक्नोलॉजी थी उसको अपनाने की जो स्पीड थी बिल्कुल कम, परंतु जो कपड़ा उद्योग था वो एकदम गतिशील होती है, क्योंकि उसमें नए नए डिजाइन की आवश्यकता होती है, नए नए उसमें इनोवेशन चाहिए ही होता है कपड़े उद्योग में। और ये एक तरह का गतिशील होता है, मतलब इसमें रेगुलरली कपड़े बनते ही रहते हैं, है ना। तो इस वजह से जिस रफ्तार में टेक्नोलॉजी अपनाया जा रहा था उससे का उससे कहीं ज्यादा
गतिशील थी क्या, कपड़ा उद्योग, ये भी एक कारण था। और प्रौद्योगिकी जो थी वो काफी महंगी भी थी उस टाइम की। और फिर जो उत्पादन है उसका एक बड़ा भाग क्या था, कारखानों की बजाय गृह उद्योगों से ही पूरा होता था। मतलब जितना भी कारखाने में बना बना रहा था, उत्पादन हो रहा था, उससे भी कहीं ज्यादा ना जो गृह उद्योग थे उनसे ही उनका उत्पादन जो है वो पूरा हो जाता था। तो ये कुछ कारण थे जिससे क्या होता है कि जो नए उद्योगपति थे ना वो परंपरागत उद्योगों की जगह नहीं ले पाए। उससे कुछ रीजन ये रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति, मतलब जब हाथ का श्रम लगता है और जब वाष्प की शक्ति है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या क्या मोल भाव कर सकते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है हम वो देखते हैं। तो उस जमाने में जो श्रमिक थे उनकी कोई कमी नहीं थी, और इसीलिए जो श्रमिक थे ना उनकी किल्लत या अधिक पारिश्रमिक की भी कोई समस्या नहीं थी। क्योंकि श्रमिक ज्यादा मिल जाते थे तो पारिश्रमिक वो कम भी देते थे, तब भी काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, है ना। और इसीलिए क्या होता था, जो महंगी मशीनें थी ना उसमें पूंजी लगाने की अपेक्षा श्रमिकों से काम लेना बेहतर समझा जाता था। मतलब कहने का ये था यहाँ पे कि उस समय श्रमिक ज्यादा थे, ठीक है, तो उनको अगर पैसे कम भी दिए जाएंगे तो भी वो काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो उस समय यही माना जाता था कि इतने मशीन जो महंगे हैं उन पे पैसे लगाने की बजाय इससे अच्छा है कि हम श्रमिकों को ही कम, थोड़े कम पैसे दे के और अपना काम भी करवा ले। तो ये एक रीजन था, ठीक है। और फिर दूसरा क्या था कि जो मशीन से बनी चीजें थी ना वो एक ही जैसी होती थी, और वे हाथ से बनी चीजों की गुणवत्ता और सुंदरता का मुकाबला नहीं कर सकती थी। एक हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों चीजों को। तो अगर हम वाष्प की शक्ति को माने तो उसमें पूंजी लगाने के बजाय लोग श्रमिक को से काम करवाना ज्यादा अच्छा पसंद करते थे। परंतु अगर दूसरी ओर देखें, हम क्वालिटी की बात करें तो और गुणवत्ता की, तो उसमें जो मशीन से बनी हुई चीजें होती थी वो बिल्कुल सुंदर और एक ही जैसी होती थी। परंतु जो हाथ से बनी हुई चीजें होती थी वो उतनी सुंदरता के मुकाबले में पीछे रह जाती थी, जो वाष्प के द्वारा या यूं कहें मशीनों से जो चीजें बनी होती थी, ठीक है। और जो उच्च वर्ग के लोग होते थे वो हाथ से बनी हुई चीजों को अधिक पसंद करते थे, ठीक है। जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, ठीक है ना, वो हाथ से बनी हुई चीजों को अधिक पसंद करते थे। लेकिन जब 19वीं सदी में अमेरिका में स्थित कुछ अलग स्थिति जो थी वो कुछ अलग थी, अमेरिका की स्थिति कुछ अलग ही थी। वहां पर क्या था, जो श्रमिक थे उनकी कमी हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, मशीनीकरण ही एकमात्र रास्ता बच गया। क्योंकि युद्ध वगैरह के अनौल के चक्कर में वहां पे ना श्रमिकों की जनसंख्या कम हो गई। तो उस वजह से क्या हुआ कि श्रमिकों की कमी होने की वजह से, और एजुकेटेड भी हो गए पीपल, है ना, तो इस वजह से क्या हुआ, जो श्रमिकों की संख्या कम हुई उसकी वजह से जो मशीनीकरण था वही एकमात्र रास्ता बच गया अमेरिका के लिए। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में जो यूरोप है उसके उद्योगपति जो मशीनों की अपेक्षा हाथ के श्रम को अधिक पसंद क्यों करते थे। यहाँ पे क्या ऐसे रीजन थे कि 19वीं शताब्दी तक जो यूरोप के उद्योगपति थे वो हाथों से बनी हुई चीजों को ज्यादा पसंद करते थे इन कंपैरिजन टू मशीनों की चीजों से, ठीक है। तो ब्रिटेन में क्या होता था कि जो उद्योगपति थे ना उनको मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, और वहां मशीन लगाना, वह जो थे मशीन लगाना नहीं चाहते थे। और इसलिए क्या हुआ, क्योंकि वह मशीनों के लिए अधिक पूंजी निवेश करनी पड़ती थी और उस उतने में ही वो अधिक श्रमिक लगाकर अच्छा खासा उत्पन्न कर सकते थे, ये भी एक रीजन था। और कुछ मौसमी उद्योगों के लिए क्या था कि वे उद्योग ना श्रमिकों द्वारा हाथ से काम करवाना अच्छा समझते थे, और बाजार में क्या होता था, अक्सर जो बारीक डिजाइन हुआ करता था और खास आकारों वाली चीजों की मांग रहती थी जो हस्त कौशल पर निर्भर करती थी। मतलब हाथों के जो कौशल, मतलब जो हाथों से बनाई जाती थी उनमें बिल्कुल बारीक से बारीक डिजाइन किए जा सकते थे, खास आकार दिए जा सकते थे, और बाजार में ज्यादातर इसी की मांग रहती थी। तो ये भी कुछ रीजन था जिसकी वजह से जो 19वीं शताब्दी के यूरोप के उद्योगपति थे वो हाथों के श्रम को अधिक पसंद करते थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम आगे देखते हैं कि मजदूरों की जिंदगी, उस टाइम जो मजदूर थे उनकी जिंदगी कैसी थी, अब हम वो देखते हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो जो मजदूर थे ना उनका जीवन बिल्कुल दयनीय था, इतना मतलब बुरी तरह से उनके उन पर दया आ जाता, कुछ ऐसी स्थिति थी उस टाइम के मजदूरों की, ठीक है। जो श्रम थी उसकी बहुतायत की वजह से नौकरियां भी भारी कमी थी, मतलब जितनी श्रम थी ना
वो बहुत ज्यादा था, मतलब काम करने वाले लोग बहुत थे, परंतु नौकरियों की भारी कमी थी। और जो नौकरी मिलने से संभावना यारी दोस्ती के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। मतलब ये होता था ना कि अगर कोई एक पर्सन लगा हुआ है तो उसी के जो दोस्त जान पहचान के लोग हैं वही आकर काम में लग जाते हैं। इस वजह से क्या होता था, जिनकी जान पहचान नहीं होती थी उनको नौकरी मिलने की संभावना बिल्कुल ही कम हो जाती थी। ठीक है, और बहुत सारे जो उद्योग थे ना उसमें क्या होता था, मौसमी काम की वजह से कामगार को बीच बीच में बहुत समय तक ऐसा टाइम भी आता था कि कुछ मौसमी सीजनल चीजें होती थी, उस टाइम क्या होता था, कामगारों को यानी जो श्रमिक थे उनको खाली भी बैठना पड़ जाता था। और जो मजदूर थे ना उनकी आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी थी, इसलिए भी उस टाइम गरीबी थी। मतलब उनका जो वास्तविक मूल्य होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा कम थी उनकी जो पारिश्रमिक उनको मिलता था। ठीक है, तो इस वजह से भी गरीबी था। तो ये कुछ ऐसे सिचुएशन थी मजदूरों की उस टाइम की, कुछ ऐसी जिंदगी कट रही थी मजदूरों की। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। स्पिनिंग जेनी क्या था, ये ना एक तरह का मशीन था। ठीक है, जो कि एक सूत काटने की मशीन थी, जैसे कि मैंने बताया। और इसको किसने लाया था, जेम्स हर गिव्जलीवर्स द्वारा लाया गया था 1764 में। ठीक है, और ये क्या थी, एक सूत काटने वाली मशीन थी। और इस मशीन का ना विरोध भी किया गया था। क्यों किया गया था, अब हम वो देखते हैं कि 19वीं सदी के मध्य तक क्या होता है, अच्छे दौर में भी जो शहर होते हैं ना उसकी आबादी का लगभग 10% जो अत्यधिक गरीब हुआ करता था। मतलब जितना भी शहरी आबादी होता था उसका 10% से भी अत्यधिक जो लोग होते थे वो गरीब ही हुआ करते थे। और आर्थिक मंदी के दौर में क्या हुआ था, बेरोजगारी बढ़कर 35 से 75% के बीच हो जाती थी। और फिर रोजगार की जो आशंका थी उसकी वजह से क्या हुआ था, जो मजदूर थे ना उनके पास नई जो टेक्नोलॉजी आ रही थी वो चिढ़ने लगे। तो होता क्या था कि लोग तो गरीब होते ही थे, और जो बेरोजगारी बढ़कर और बढ़ जाती थी डबल। और उससे क्या होता था कि उस सिचुएशन में देखिए, मतलब समझिए कि यहाँ पर काम नहीं है लोगों के पास काम की पहले से ही कमी है, और फिर से एक और नई मशीन आ जाती है कि जो और भी लोगों के काम को और भी ज्यादा छीन लेगी। तो इस वजह से लोगों के अंदर क्या होगा, गुस्सा ही आएगा। तो इस वजह से ना लोग चिढ़ जाते थे। ठीक है, और फिर जब उन उद्योगों में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो क्या हुआ, मशीनों पर हमला कर दिया गया। तो जब उद्योगों में ये जो स्पिनिंग जेनी मशीन थी इसका जब उपयोग करना शुरू किया गया तो उन लोगों ने गुस्से के मारे, क्योंकि वो चिढ़े हुए थे, उस पर हमला करना शुरू कर दिया। ठीक है, और फिर 1840 के दशक के बाद क्या होता है, और जो रोजगार होते हैं उनके अवसरों में वृद्धि हुई। क्योंकि ना देखिए अभी तक रोजगार नहीं था, लोगों के पास बेरोजगार थे सब, बहुत अधिकतर संख्या में लोग बेरोजगार ही थे। और मशीनों का विरोध कर रहे थे क्योंकि वो बेरोजगार थे, और ऊपर से मशीन आ रही है। परंतु उसके बाद क्या होता है, जब 1840 का दशक आता है तो लोगों के पास रोजगार के अवसर आते हैं। क्यों, क्योंकि सड़कों को चौड़ा किया जाता है, नए रेलवे स्टेशन बनाए जाते हैं, तो उसमें श्रमिकों की आवश्यकता होती है, और रेलवे लाइनों का विस्तार होता है। तो इस वजह से क्या होता है, लोगों के पास रोजगार आता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो अभी तक मैंने जितनी भी चीजें बताई, आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब हम आगे देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जो भारत है उसमें कपड़े का युग कैसे हुआ, भारतीय जो कपड़े हैं उनका युग कैसे आया। तो जो मशीनी उद्योग था उससे पहले का युग की बात कर रहे हैं, जब तक मशीन नहीं आया था उससे पहले के युग की बात करते हैं हम। तो अंतरराष्ट्रीय जो कपड़ा बाजार था उसमें भारत के रेशमी और जो सूती उत्पाद थे उसका दबदबा था। मतलब जो अंतरराष्ट्रीय बाजार था कपड़ों का, वहां पर जो भारत के द्वारा बनाए जाते रेशमी कपड़े होते थे और जो सूती कपड़े होते थे ना उसका बहुत ज्यादा दबदबा रहता था। और उच्च किस्म का जो कपड़ा था वो भारत से अर्मेनिया और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, फारस और मध्य एशिया लेकर जाते थे। तो उस भारत में क्या होता था ना, जितने भी उच्च किस्म के कपड़े होते थे वो कुछ इस जगह के लोग जो थे वो लेकर चले जाते थे, सौदागर। और फिर सूरत, हुगली और जो मसूली थी और पटनम जो प्रमुख बंदरगाह बन गए थे। और विभिन्न प्रकार के जो भारतीय व्यापारी थे ना उनके पास क्या था, बैंकर इस व्यापार नेटवर्क में शामिल थे। मतलब ये जो व्यापार नेटवर्क था इसमें वो शामिल हो जाते थे। और फिर दो प्रकार के व्यापारी थे, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले दो प्रकार के व्यापारी हुआ करते थे उस समय। एक होते थे आपूर्ति सौदागर और एक होते थे निर्यात सौदागर। आपूर्ति मतलब जो सामान लाकर देते थे उसकी पूर्ति करते थे। निर्यात सौदागर वो होते थे जो सामान लेकर जाते थे, और सामान की कमी करते थे और सामान को वहां से लेकर जाते थे। आपूर्ति मतलब जो लाकर देते थे, और निर्यात सौदागर मतलब जो लेकर जाते थे। आयात और निर्यात की तरह ही आप इसको समझ सकते हैं। फिर बंदरगाहों पर क्या होता है, बड़े जहाज मालिक तथा निर्यात व्यापारी दलाल के साथ कीमत पर मोल भाव करते थे।
मतलब जब बंदरगाह हुआ करते थे वहां पर जो मालिक हुआ करते थे ना, वो निर्यात व्यापारी हुआ करते थे, मतलब जो सामान को लेके जा रहे होते थे, उनके साथ जो दलाल होते थे ना, वो कीमतों के लिए भारी मोल भाव कर लेते थे। और क्या करते थे, जो आपूर्ति सौदागर होते थे वो माल खरीद लेते थे। निर्यात वाले सौदागर से मोल भाव कर लिया, और सौदागर जो होते थे उनसे माल खरीद लेते थे। ठीक है, तो अब हम, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि जो मशीन उद्योग है उसके बाद का युग। अभी हमने देखा ना मशीनी उद्योग आने से पहले क्या क्या युग था भारत में। अब हम देखते हैं कि जब मशीन आ जाता है उसके बाद का युग 1780 के बाद। फिर 1750 के दशक तक क्या होता है, जो भारतीय सौदागर होते हैं ना, उनके नियंत्रण वाला जो नेटवर्क होता है वो टूट जाता है। और फिर जो यूरोपीय कंपनियां होती है उनकी ताकत बढ़ने लग जाती है। और जो सूरत, हुगली जैसे जो पुराने बंदरगाह थे वो कमजोर पड़ जाते हैं। और फिर जो मुंबई और कलकत्ता जैसे जैसे जो जगह थे वो नए बंदरगाह के रूप में उभरे। और जो व्यापार थे ना वो यूरोपीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता गया। जैसे जैसे मशीनीकृत आया, तो जो यूरोपीय कंपनियां थी उनके द्वारा सारी चीजें नियंत्रित होने लग गई। और फिर जो यूरोपीय जहाज थे ना, उनके जरिए होता था। परंतु जो शुरुआत में क्या हुआ, जो भारत का जो कपड़ा था वो व्यापार में कोई कमी नहीं आई। भारत के व्यापार में जो कपड़ा व्यापार था उसमें कोई कमी तो नहीं आई। पर 18वीं सदी तक क्या हुआ, जो यूरोप में ना भारतीय कपड़े की भारी मांग हुई। कमी नहीं आई, क्योंकि जो 18वीं सदी था तब यूरोप में क्या हुआ, भारत के जो कपड़े निर्माण कर रहा था उस कपड़े की भारी मांग हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, भारत में चाहे जितने भी मशीन आ गए पर कपड़े व्यापार में कमी नहीं आई। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो यूरोपीय कंपनियां हैं उनके आने से जो बुनकर हैं उनका क्या हुआ। अभी तक क्या हो रहा था कि सभी अपने घर में खुशहाल घर में अपना करते थे, अपने घरों में बनाना, लघु उद्योग जैसे खोलकर बनाना। और फिर ठीक है, और यूरोपीय कंपनियां नहीं आती तो वो अपने अकॉर्डिंग बनाते थे और अपनी कीमतें अपने हिसाब से लगाते थे। परंतु जब यूरोपीय कंपनियां आती है तो बुनकरों का क्या हाल होता है। मैं बताती हूँ आपको कि होता क्या है कि जब यूरोपीय कंपनियां आती हैं तो जो बुनकर होते थे, तो उनका हाल क्या था कि जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी, उनका उनका जो सत्ता था वो स्थापित नहीं हुआ था, उससे पहले जो बुनकर थे ना उनकी स्थिति ठीक ठाक थी, वो बेहतर स्थिति में थे। क्योंकि जो उनका उत्पाद था वो खरीदने वाला उनके उत्पाद को खरीदने वाले बहुत सारे खरीदार थे, तथा मोल भाव करके वो सबसे अधिक कीमत, जैसे अभी पिछली स्लाइड में मैंने बताया ना, मोल भाव कर लेते थे वो, तो उनकी अधिक कीमत भी मिल जाती थी उनको। ठीक है, और जो अधिक कीमत देता था उनको वो अपना सामान बेच देते थे। अभी तक तो बुनकरों का ये हाल था। ये एक पिक्चर है जो कि इस यूरोपीय कंपनी की है। सूरत में एक इंग्लिश फैक्ट्री, 17वीं सदी का चित्र, जब 17वीं सदी था तो उस टाइम एक इंग्लिश फैक्ट्री थी जो कि सूरत में स्थापित हुई थी। वो कुछ इस प्रकार से दिखती थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद बुनकरों की स्थिति को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो उसके द्वारा क्या हो रहा है होता है कि राजनीतिक जो सत्ता है उसको स्थापित करने के बाद जो बुनकर होते हैं उनकी स्थिति देखते हैं हम 1760 के बाद कैसी हो जाती है वो। तो जो भारतीय, तो हम आगे यहाँ पे देख लेते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं कि 1760 के बाद तो जो भारतीय व्यापार होता है उस पर ना ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एकाधिकार हो गया, क्योंकि अभी तक सभी जो बुनकर थे वो अपने अकॉर्डिंग बनाते थे, अपने मोल भाव के अकॉर्डिंग बेचते थे। परंतु अब क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एकाधिकार हो गया था, इससे सभी चीजों पर एक ही का ही अधिकार हो गया था, वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और जो कपड़ा व्यापार था उसमें सक्रिय व्यापारियों तथा जो दलाल थे उनको खत्म करके जो बुनकर थे ना उन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण जो था, वो बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। मतलब हो गया क्या कि जो बुनकर थे ना उन पर पाबंदी लगा दी गई कि आप किसी और सौदागर या कारोबार के साथ सौदा नहीं कर सकते हैं आप जब तक, और जो व्यापारी थे और दलाल थे उनको खत्म करके नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने पाबंदी लगा दी थी कि आप किसी और कारोबार के साथ, जितने भी बुनकर हुआ करते थे उन पे पाबंदी लगा दी गई थी कि आप किसी और कारोबार के साथ सौदा नहीं कर सकते हैं। और जो व्यापारी होते थे और दलाल थे उनको खत्म कर दिया था। और फिर क्या हुआ था, खत्म मीन्स कि उनको ये रोल को खत्म कर दिया था। और जो बुनकर थे उनपे एकदम एकदम नियंत्रण बना लिया था उनपे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि आप किसी और के साथ सौदागर नहीं कर सकते। और फिर बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए ना गुमाश्ता नाम से वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति की गई। एक
गुमास्ता नाम का एक वेतनभोगी कर्मचारी होता था जो कि बुनकरों पर क्या रखता था, निगरानी रखता था। ठीक है, और बुनकरों व गुमास्ता के बीच ना अक्सर टकराव होते रहते थे, क्योंकि गुमास्ता जो था वो बिल्कुल बुनकरों पर ध्यान रखता था कि वो किसी और से सौदा तो नहीं कर रहा एंड ऑल। तो फिर बुनकर और जो गुमास्ता होता था उसके बीच में ना अक्सर टकराव होते रहते थे। और जो बुनकर थे उनको कंपनी से मिलने वाली जो कीमत थी वो बहुत कम थी। जो बुनकर हुआ करते थे वो पहले तो अपना खुशहाल जीवन जी रहे थे, परंतु जब कंपनी आती है तो उनसे ना बहुत कम कीमत मिलता है उनके काम के अकॉर्डिंग बुनकरों को। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि भारत में मैनचेस्टर का आना। तो भारत में जब मैनचेस्टर आता है तब क्या होता है, तो होता क्या है कि 19वीं सदी की शुरुआत होती है, जिससे ना भारत से कपड़ों के निर्यात में कमी आने लग जाती है। और फिर 1811 से 12 में वो जो भारत होता है उससे होने वाले जो निर्यात होता है सूती कपड़े की हिस्सेदारी उसकी 33% थी, जो कि 1850 से 51 आते आते मात्र 3% रह गई। मतलब निर्यात मीन्स जब सूती कपड़ा जब जाता था किसी और अन्य देश में बिकता था भारत से, तो वो 33% हिस्सा था पहले। पर जब 1850 से 51 का दशक आया, टाइम आया, तो उस टाइम क्या हुआ, केवल 3% ही रह गई, जब वो जो हिस्सेदारी थी वो घटकर केवल 3% ही रह गई। फिर ब्रिटेन के जो निर्माता थे उनके दबाव के कारण क्या हुआ, जो सरकार ने ब्रिटेन में जो ब्रिटेन था उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, ताकि जो इंग्लैंड है उसमें सिर्फ वहां बनने वाली जो वस्तुएं ही बिके। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब कि वहां से कोई चीज किसी और कंट्री से वहां पर कोई और चीज ना आए, तो इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई। और वो इसलिए लगाई थी ताकि जो इंग्लैंड में चीजें बन रही है केवल वही वस्तुएं जो है वो मार्केट में बिक सके और बाहर से कोई चीज ना आ जाए। ठीक है, और फिर इसीलिए ईस्ट इंडिया जो कंपनी होती है उस पर भी इस बात के लिए दबाव डाला गया कि वह जो है ब्रिटेन में बनी चीजों को भारत के बाजारों में बेचे। तो होता क्या, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है ना उस पर भी ये दबाव आता है कि अब वहां की जो सामान है उसको भारत के बाजारों में भी बेचा जाए। तो फिर इसलिए 18वीं जब सदी आती है तो उसके अंत तक जो भारत होता है उसमें सूती कपड़े का आयात ना के बराबर था। लेकिन मतलब उस टाइम क्या था, क्योंकि भारत में चीजें बन जाती थी, भारत में ही से ही ज्यादातर सूती कपड़े निर्यात होते, परंतु हुआ यहाँ पे ये कि जो भारत था उसमें अभी तक तो बिल्कुल सूती का आयात बिल्कुल नहीं किया जाता था, मतलब कहीं और से सूती कपड़े को नहीं लाया जाता था। लेकिन जब 1850 आता है तो उस समय कुल आयात में 31% हिस्सा जो था वो सूती कपड़े का था, मतलब पहले बिल्कुल भी नहीं, 0%। फिर बाद में क्या होता है कि जितना भी आयात किया जाता था, जो चीज जितनी भी लाई जाती थी उसके टोटल परसेंटेज में जो 31% था उस वो सूती कपड़े का ही हुआ करता था। और फिर 1870 के दशक तक क्या हुआ, ये जो हिस्सेदारी थी वो बढ़कर 50% से ऊपर चली गई। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ा कि बिल्कुल भी आयात नहीं किया जाता था, तो उससे बढ़कर वो पहुंच गया 31% तक। और फिर अब क्या हुआ कि 50% से भी ज्यादा सूती वस्त्र को ही लिया जाता था, लेकर आया जाता था 1870 के दशक तक। तो अब हम आगे देखते हैं कि मैनचेस्टर के आगमन से जो भारत है उसके बुनकर के सामने क्या क्या समस्याएं, जब मैनचेस्टर आया तो जो भारतीय बुनकर थे उनके सामने क्या क्या समस्याएं आई, अब हम वो देखते हैं। तो 19वीं सदी के आते आते क्या होता है, जो बुनकर होते हैं उनके सामने ना नई नई समस्याओं का जन्म हो जाता है। जो भारतीय बुनकर है उनकी क्या क्या समस्या है अब हम वो देखते हैं। तो नियति बाजार का ढह जाना, मतलब जो एक नियमित बाजार चल रहा था, आता बाजार चलता आ रहा था, वो एकदम से ढह जाता है। और जो स्थानीय बाजार होते हैं वो बिल्कुल संकुचित हो जाते हैं। जो स्थानीय बाजार होते थे पहले लोगों के आसपास लगाए जाते थे स्थानों पर अलग अलग, वो बिल्कुल बंद हो गए, एकदम इकट्ठा हो गए, एकदम ही बंद हो गए, संकुचित हो गए। और जो अच्छी कपास थी ना उसका ना मिल पाना एकदम, बिल्कुल जो पहले क्या होता था अच्छी कपास मिल पाती थी, अब क्या हो रहा था सारी चीजें निर्यात कर दी जा रही थी। तो इस वजह से क्या होता था, और आयात करने की वजह से भी वो अलग क्वालिटी की चीजें आ जाती थी। तो जो अच्छी किस्म का कपास जो मिल जाता था उसका मिल पाना बिल्कुल ही मुश्किल सा हो रहा था अब। और जो ऊंची कीमत थी उस पर कपास खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा था, एक तो कीमत भी अच्छी नहीं है और ऊपर से कीमत भी ऊंची, सॉरी, जो अच्छी किस्म की भी अब कपास मिलना मुश्किल हो रहा था और कीमत भी जो थी वो बिल्कुल ऊंची हो गई थी। और फिर क्या हुआ, 19वीं जब सदी आया तो उसके अंत तक भारत में जो फैक्ट्रियां हैं उसके द्वारा उत्पादन शुरू
क्योंकि भारत में फैक्ट्रियां आ गई थी तो अब उनके द्वारा उत्पादन शुरू हो गया था। बुनकरों की काम जो था वो बंद हो गया। अब उनको फैक्ट्रियों में उत्पादन ज्यादा होने लग गया और जो भारतीय बाजार था उसमें क्या हुआ, मशीनी उत्पाद की बाढ़ सी आ गई। अभी तक तो जो बुनकरों द्वारा बनाई जाती थी चीजें अभी तक वही मार्केट में रहती थी, परंतु जैसे ही मशीनी युग आया, फैक्ट्रियां आई, तो जो मशीनी उत्पाद था उसकी एक तरह से बाढ़ सी आ गई भारत के बाजारों में। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो भारत है उसमें कारखानों की शुरुआत कैसे होती है, अब हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो बम्बई है वहां पर पहला सूती कपड़ा मिल लगाया गया था 1854 में। ठीक है, और उसमें जो उत्पादन होता था वो 2 वर्षों के बाद शुरू हुआ था। कपड़ा फैक्ट्री तो मिल जो थी वो 1854 में आई, परंतु जो उसमें उत्पादन था वो 2 वर्षों के बाद शुरू होता है। फिर 1862 तक जो 4 मिल चालू हो गए, पहले स्टार्टिंग में एक, फिर उसके बाद 1862 तक 4 मिल जो थे वो भारत में शुरू हो गए थे बम्बई में। और फिर उसी दौरान क्या होता है, जो बंगाल होता है उसमें जूट मिल भी खुल जाती है। अभी तक कपास, फिर अब उसके बाद क्या आता है, बंगाल में जूट मिल भी खुल जाती है। और फिर जो कानपुर है वहां पे 1860 के दशक में एल्गिन मिल की शुरुआत हो, एल्गिन मिल होता है वहां पर, कानपुर में शुरुआत होता है 1807 के दशक में। फिर अहमदाबाद में भी इसी अवधि में पहला सूती मिल जो है वो चालू हो जाता है। फिर जो मद्रास है उसके पहले सूती मिल में 1874 में उत्पादन शुरू हो चुका था। मद्रास में उससे भी पहले जो सूती मिल था उस वो 1874 में उत्पादन शुरू हो चुका था। तो यही कुछ रीजन है कि अगर आप अभी भी देखेंगे तो जो अहमदाबाद है, मद्रास है, जो बंगाल है, ये जो इलाके हैं वो सूती कपड़ों के लिए और इन सभी चीजों के लिए जाने जाते हैं। वहां पर अच्छी क्वालिटी की चीजें मिलती हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी, वो वहीं से हुई थी। इसीलिए वो जो चीज जगह है वो अभी तक फेमस है इन चीजों के लिए। तो बम्बई में हुआ, फिर बंगाल में, अहमदाबाद में और मद्रास में जो सूती मिल थे इन सभी का उत्पादन शुरू हुआ। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो अब हम आगे देखते हैं प्रारंभिक उद्यमी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें प्रारंभिक उद्यमी की, तो जितने भी प्रारंभिक उद्यमी थे, यानी जो स्टार्टिंग में जो उद्यमी थे, यानी जो नए नए उस टाइम के जो उद्यमी थे ना, वो सभी जो थे वो चीन के साथ व्यापार में शामिल हो रखे थे। ठीक है, उस टाइम के जितने भी नए नए उद्यमी थे वो सब क्या थे, चीन के साथ व्यापार में शामिल थे। और उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो जो बंगाल है उसके द्वारा ना, उसके उसके द्वारका नाथ टैगोर जो हैं उन्होंने ना 6 संयुक्त जो उद्यमी कंपनियां लगाई थी। मतलब यहाँ पे जो द्वारका नाथ टैगोर जी हैं जो बंगाल में हैं, बंगाल में उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाई थी। संयुक्त मतलब किसी के साथ मिलकर उन्होंने 6 संयुक्त लगाई थी कंपनियां। ठीक है, कहाँ पर, बंगाल में। और जो बम्बई है उसमें डिंटा पोर्टिस और जे एन टाटा इन्होंने कंपनियां लगाई थी। और सेठ हुकुमचंद जो थे उन्होंने कलकत्ता में जूट मिल लगाई थी। ठीक है, और जीडी बिड़ला ने भी यही किया था कि उन्होंने भी जूट का मिल लगाया था। ठीक है, और मद्रास के कुछ सौदागर थे जो वर्मा मध्य पूर्व तथा पूर्व अफ्रीका से व्यापार करते थे। ठीक है, और जो कुछ वाणिज्यिक थे, समूह थे जो भारत के भीतर ही व्यापार करते थे। कुछ ऐसे समूह थे जो केवल भारत के अंदर ही व्यापार करते थे, और कुछ थे जो कि भारत से बाहर भी व्यापार करा करते थे। और जो भारत है उसकी व्यवसाय पर अंग्रेजों का एक ऐसा शिकंजा था कि उसमें ना भारतीय व्यापारियों को बढ़ने के लिए अवसर ही नहीं थे। और जो पहले विश्व युद्ध हुआ था जब, तब तक क्या हुआ था, जो भारतीय उद्योग थे ना उसके अधिकतम जो हिस्से थे उस पर यूरोप की जो एजेंसियां थी उसकी पकड़ हुई थी। जो मतलब स्टार्टिंग में जो भारतीय उद्योग थे ना उसमें उसका अधिकतर जो हिस्सा था उस पर किसकी, यूरोप की जो एजेंसियां थी उसकी पकड़ हो रखी थी। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि जो मजदूर थे वो आए कहाँ से। ये जो नई नई फैक्ट्रियां उद्योग वगैरह लगे उसमें मजदूर आए कहाँ से। तो ज्यादातर जो मजदूर थे ना वो आसपास के जिलों से आते थे। अधिकांश तो वे ना किसान होते थे या कारीगर जिन्हें गांव में काम नहीं मिलता था। वो अधिकांश मजदूर वो हुआ करते थे जो गांव में किसान होते थे या कारीगर होते थे जिनको गांव में कोई काम ही नहीं मिलता था। तो इसलिए क्या करते थे, वो शहर में पलायन कर जाते थे और उनको मजदूरी वहां पे मिल जाती थी। तो इस प्रकार जो मजदूर थे वो आते थे। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो जो बम्बई है उसका जो सूती कपड़ा मिल है उसमें काम करने वाले जो ज्यादा मजदूर थे ना वो आसपास के जो रत्नागिरी था वहां के जिले से आते थे। रत्नागिरी जो जिला था वहां से ज्यादातर मजदूर आते थे, कहाँ पर, बम्बई के सूती कपड़े मिल में। ठीक है, और जो 19वीं सदी है उसमें जो भारतीय मजदूर हैं उनकी दशा कैसी है वो देखते हैं। तो जब 19वीं सदी होती है तो उसमें 1901 में जो भारतीय फैक्ट्रियां होती हैं उसमें कम से कम भी कितना कि उसमें ना ऐसा होता है कि 1901 में ना क्या होता है, जो कंपनियां होती हैं उसमें ना
5,84,000 जो मजदूर थे वो काम करते थे। और 1946 में क्या हुआ था, ये जो संख्या थी ना वो बढ़कर हो गई थी 24,36,000 हो गई थी। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं कितने से कितनी ज्यादा बढ़ गई थी मजदूरों की संख्या जो थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ज्यादातर जो मजदूर थे वो अस्थायी तौर पर रखे जाते थे। मतलब उनको कभी भी निकाल लिया जाता था, कभी भी उनको वापस लगा दिया जाता था, इसलिए वो अस्थायी, बहुत ज्यादातर जो मजदूर थे वो अस्थायी तौर पर ही रखे गए थे। और फसलों की कटाई के समय क्या होता था, वो गांव वापस लौट जाते थे। और नौकरी मिलना की कठिन होता, जब ऐसा होता था कि जो किसान गांव से आए हुए थे काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, तो जब फसल कटते थे तो वो वापस गांव चले जाते थे, और जब वो वापस आते थे तो उनको नौकरियां मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता था। और इस सिचुएशन में से एक जॉबर हुआ करता था जो मजदूरों की जिंदगी को पूरी तरह से नियंत्रण कर देते। तो जॉबर क्या थे, अब हम वो आगे समझते हैं। तो जॉबर कौन था, आप इस क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि जॉबर कौन था। तो जो उद्योगपति होते थे ना, उन्होंने मजदूरों की भर्ती के लिए एक जॉबर रखा हुआ था। मतलब ये एक जॉबर जो था वो एक व्यक्ति होता था जो मजदूरों की भर्ती करता था। और वो क्या करता था ना, मजदूरों को विश्वास दिलाता था कि हम आपको काम देंगे, आपको ये फैसिलिटीज देंगे, और उनको शहरों में लेकर जाता था और उनसे काम वाम करवाता था। पर धीरे धीरे क्या होता है ना, जो जॉबर होता है वो अपनी मनमानी चलाने लगता है मजदूरों के ऊपर, और तोहफों वगैरह की मांग भी करता है। तो हम आगे देखते हैं कि जो जॉबर होता है वो पुराना विश्वस्त कर्मचारी होता है। जो जितने भी मजदूर होते हैं उनमें से ही कोई एक पुराना कर्मचारी होता है जो कि बहुत उससे ज्यादा विश्वास किया जा सके, उस व्यक्ति को ना क्या कर दिया जाता था, जॉबर बना दिया जाता था। और वो क्या करता था ना, वह गांव से लोगों को लाता था और काम का भरोसा देता था, तथा शहर में बसने के लिए मदद भी देता था। फिर क्या होता था, जो जॉबर था वो मदद के बदले ना धीरे धीरे उसने पैसे और तोहफों की मांग करने लगा। तो इस वजह से जो जॉबर था वो भी अपनी मनमानी करने लगा। फिर आगे देखते हैं कि जो औद्योगिक विकास है उसका अनूठापन कैसे है, वो अनूठापन कैसा है औद्योगिक विकास, हम उसको देखते हैं। तो जो भारत है उसमें ना औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व रखने वाले जो यूरोपीय प्रतिबंधकीय एजेंसियां थी, उसकी कुछ खास तरह के उत्पादन में ही दिलचस्पी थी। खास तौर पर अगर उन चीजों में जो निर्यात की जा सकती, मतलब जो निर्यात की जा सकती थी ना, उन पर ज्यादा दिलचस्पी होती थी उनकी। ठीक है, और जो भारत है उसमें बेचने के लिए, जैसे कि चाय, कॉफी, नील, जूट, ये सारे जो उत्पाद थे ना, वो भारतीय व्यवसायों ने वे उद्योग लगाए थे जो कि भारत में भी बेच सके और जो निर्यात किए जा सकते वो ज्यादातर लगाए हुए थे। ठीक है, और फिर क्या होता था, जो मैनचेस्टर था वो उत्पाद से प्रतिस्पर्धा नहीं करते थे। उदाहरण के लिए अगर बात करूं, जो धागा होता है जो कि आयात नहीं किया जाता था, तो ना कपड़े की बजाय धागे का उत्पादन किया गया। मतलब धागा क्या होता था, आयात नहीं किया जाता था, धागे का उत्पादन किया जाता, तो इसलिए कपड़े ना उगाकर धागे का ही उत्पादन ज्यादा किया जाता था। और फिर जब 20वीं सदी आई तो उसके पहले दशक में ना, जो भारत में औद्योगिकरण है उसका ढर्रा जो है एकदम एकदम तरह से बिल्कुल बदल चुका था। जैसा अभी तक हो रहा था उसके अलग ही हो गया था 20वीं सदी के दशक में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि अब एक आंदोलन होता है जिसको स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। तो ये क्या है, इसको समझते हैं। तो लोगों ने क्या किया ना, जो जितने भी विदेशी वस्तु थे उनका बहिष्कार करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। और इस वजह से क्या हुआ, जो भारत है उसमें कपड़ा उत्पादन शुरू हो गया। तो अब हुआ क्या कि लोगों को ना इस तरह से प्रोत्साहित किया गया कि वो जो जितने भी विदेशी वस्तु है ना उनका बहिष्कार करना शुरू कर दे। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि जो भारत है उसमें कपड़ा भी उत्पादन शुरू हो गया। और फिर आगे चलकर क्या हुआ, जो चीन है उसको धागे का निर्यात घट गया, मतलब धागे का निर्यात करना घट गया चीन में। और इस वजह से क्या हुआ, वे भी जो है धागा उत्पादक कपड़ा बनाने लगा, मतलब वो भी ऐसे कपड़े बनाने लगा जो धागा उत्पादक बनता था। ठीक है, फिर 1900 और 1912 के बीच में ना जो सूती कपड़े था उसका उत्पादन जो है एकदम दुगना हो गया, चीन में भी बनने लग गया। चीन में भी उत्पादन का चाहिए था, तो इसलिए क्या हुआ, इसका जो सूती कपड़ा था उसका एकदम दुगना हो गया, है ना। और फिर और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी शुरू हुआ था इस वजह से। और फिर जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसने क्या किया, जो भारत है उसमें औद्योगिक उत्पादन को तेजी से बढ़ाया। मतलब जब प्रथम विश्व हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, जो औद्योगिक उत्पादन था ना बिल्कुल तेजी से बढ़ गया। और जो नई नई फैक्ट्रियां थी उनकी स्थापना की गई, क्योंकि जो ब्रिटिश मिलें थी वो युद्ध के उत्पादन में व्यस्त थी। क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा था, ये इसलिए हुआ कि जो ब्रिटिश मिलें थी वो ज्यादातर जो युद्ध में उत्पादन चाहिए होता उसमें बिजी थी। तो इसलिए क्या हुआ कि उस टाइम जो भारत था उसमें औद्योगिक उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी हुई, और सूती कपड़े के मिल वगैरह ज्यादातर ज्यादा बढ़ाई गई, क्योंकि जो ब्रिटिश कंपनियां थी वो कहाँ बिजी थे, युद्ध के लिए उत्पादन में व्यस्त थी। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं लघु उद्योगों की बहुतायत, मतलब जो छोटे छोटे उद्योग थे उनकी बहुतायत थी इंडिया में, वो कैसे देखते हैं। तो उद्योगों में वृद्धि के बावजूद जो अर्थव्यवस्था थी उसमें बड़े उद्योगों का शेयर बहुत कम था। ऐसा हुआ था कि जो उद्योग थे वो बढ़ तो रहे थे, जो जितने भी बड़े उद्योग थे, परंतु उससे कहीं ज्यादा जो थे वो छोटे छोटे उद्योग थे। तो इस वजह से क्या होता था, जो छोटे उद्योग थे ना उनका ज्यादा शेयर था अकॉर्डिंग टू जो बड़े बड़े उद्योग थे उनके उनके मुकाबले में। ठीक है, फिर लगभग जो
67% जो बड़े उद्योग थे ना वो बंगाल और बंबई में थे, और जो देश के बाकी हिस्से थे उसमें लघु उद्योग का बोलबाला था। और जो कामगार थे उनका एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो था वही रजिस्टर्ड था और कंपनियों में काम करता था, और बाकी सब ऐसे ही विदाउट रजिस्टर्ड थे। ठीक है, और फिर 1911 में ये जो शेयर था वो 5% था, और 1931 में 10% हुआ। ठीक है, और जब 20वीं सदी आई तो उसमें क्या हुआ, जो हाथ से होने वाले उत्पाद थे उसमें भी इजाफा हो गया। तो होता क्या है कि जो छोटे छोटे लघु उद्योग थे वो ज्यादा थे, इस वजह से क्या हुआ, जब 20वीं सदी आई तो हाथ से बनने वाले उत्पाद में भी इजाफा हो गया, है ना। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि एक ना भारतीय मिल में बने कपड़े का लेबल है ये। ठीक है, एक तरह से एक भारतीय मिल था, वहां पे कपड़े बनते थे, उसका ये एक लेबल है। इसमें ये दिखाया गया कि जो ये देवी है ना वो अहमदाबाद के मिल में बना जो कपड़ा है उसको दान कर रही है। ये जो देवी है वो अहमदाबाद के कपड़े को दान कर रही है जो कि मिल में बना हुआ है। ठीक है, और लोगों से कह रही है कि जो भारत में बने कपड़े हैं ना उसके इस्तेमाल का आह्वान करिए, मतलब विदेशी वस्तुओं को ना देखकर अहमदाबाद में बने जो कपड़ा है, यानी जो भारत में बनने वाले कपड़े हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए आह्वान कर रही हैं और उनको भेंट कर रही हैं। ठीक है, इस पिक्चर में ये दिखाया गया है। अब हम आगे देखते हैं कि जो हथकरघा उद्योग है उसमें लोगों ने नई टेक्नोलॉजी को अपनाया। बुनकरों ने क्या किया, जो अपने घर घर थे ना उसमें फ्लाइट फ्लाइट शटल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। और फिर 1941 आते आते क्या हुआ, जो भारत था उसमें 33% से भी अधिक जो हथकरघा थे उसमें फ्लाई शटल का लग चुके थे। फ्लाई शटल मैं पहले ही आपको समझा चुकी हूँ। फिर जो त्रावणकोर था और जो मद्रास, मैसूर, कोचीन और ये जो जगह थे इस क्षेत्र में क्या हुआ, 70 से लेकर 80% जो हथकरघा थे उसमें फ्लाइट शटल लगे हुए थे। ठीक है, और इसके अलावा क्या हुआ, और भी कई नए ऐसे नई जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी आई तो उसके वो ना जो छोटे छोटे लघु उद्योग थे यानी जो हथकरघा उद्योग थे उन्होंने भी उन टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे करके अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, और जिससे क्या हो, जो हथकरघा क्षेत्र था उसमें उत्पादन क्षमता भी बढ़ गई और पहले के अकॉर्डिंग सुधार भी हो गया। तो फ्लाइट शटल क्या होता है कि एक ना दोबारा बता देती हूँ कि जो फ्लाइट शटल है वो क्या होता है, एक रस्सी होती है और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार होता है। मतलब एक रस्सी होती है जो कि किसके सहारे चलती है, पुलियों के जरिए चलती है, और ये एक यांत्रिक औजार होता है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब बुनाई किया जाता है ना तो इस फ्लाई शटर का उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, और स्पीड में जल्दी जल्दी काम हो जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि वस्तुओं के लिए बाजार, जो जो वस्तुएं हैं उनके लिए बाजार कैसे, अब हम वो देखते हैं। तो होता क्या है कि अब अभी भी ये चीजें अप्लाई होती हैं कि लोगों को रिझाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कई ऐसे डायग्राम्स का, वीडियोस का यूज किया जाता है। तो उस टाइम भी क्या होता था, जो ग्राहक होते थे ना उनको रिझाने के लिए कई उत्पाद तरीके अपनाए जाते थे। ज्यादातर क्या होता था ना कि जो भारतीय देवी देवता होते थे उनका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था। यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे होंगे बाल कृष्णा जी हैं जिनके डायग्राम को यूज किया जाता था। जो बच्चों से रिलेटेड जितने भी चीजें होती थी ना, वो एक कंपनी थी जिसका लेबल है ये। तो बच्चों से रिलेटेड जितने भी उत्पाद होते थे उनको बेचने के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए लोग क्या करते थे, बाल कृष्ण जी का पिक्चर को लगाते थे ताकि जो लोग हैं वो आकर्षित हो सके और बच्चों के प्रोडक्ट को खरीद सके। ठीक है, तो जो ग्राहक होते हैं उनको आकर्षित करने के लिए विज्ञापन जाना माना तरीका था। विज्ञापन ही सबसे बेहतरीन चीज होती है लोगों को, कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए, है ना। और मैनचेस्टर का जो उत्पाद था वो अपने लेवल पर उत्पादन का स्थान जरूर दिखाते थे। मतलब उस जहाँ पे उत्पादन होता था वहां का स्थान जरूर दिखाते थे। और जो मेन इन मैनचेस्टर था उसका लेवल क्वालिटी का प्रतीक माना जाता था। मतलब उसका लेवल ही जो था ना वो क्वालिटी का प्रतीक माना जाता है। और ये जो लेवल है उस पर सुंदर चित्र भी होते थे, इससे लगता था कि वो क्वालिटी भी चीज जो है वो अच्छी है। और ये जो चित्र होते थे ना उनमें अक्सर देवी देवताओं की तस्वीर का उपयोग होता था, जैसे कि मैंने अभी दिखाया आपको। और जो स्थानीय लोग होते थे ना उनसे क्या होता था, तारतम्य का ये एक अच्छा तरीका था। मतलब लोगों को रिझाने का, फुसलाने का, सामान को बेचने का ये अच्छा तरीका था कि भारतीय देवी देवताओं का उपयोग किया जाता था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि जब 19वीं सदी होती है उसके उत्तरार्ध में क्या होता है, उत्पादों ने ना अपने उत्पादों को मशहूर बनाने के लिए क्या किया, कैलेंडर बांटने भी शुरू कर दिए। और उस कैलेंडर में क्या कहते थे, अपने ही लेबल लगा देते थे, अपने पोस्टर लगा देते थे। तो इस वजह से भी क्या हुआ, जो उनके उत्पाद थे ना वो मशहूर होने लग गए। और किसी अखबार या पत्रिका जो थी उसकी तुलना में जो एक कैलेंडर था ना उसकी सेल्फ लाइफ लंबी होती थी, क्योंकि अखबार या पत्रिका जो होती थी वो जल्दी खत्म हो जाती थी, खराब हो जाती थी अगर पानी वानी गया हो तो। परंतु जो कैलेंडर होता था ना उसकी अगर अपने आप
की जो लाइफ की बात करें कैलेंडर की, मतलब वो ज्यादा समय लंबे समय तक टिक सकता था। और ये क्या था, ये पूरे साल तक ब्रांड रिमाइंडर का काम करते रहता था, क्योंकि कैलेंडर जो है जब तक साल खत्म नहीं होता घर में लगा ही रहता था, है ना। तो इस वजह से क्या होता था कि ब्रांड रिमाइंडर मतलब इस ब्रांड का, किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड का जो उस कैलेंडर में छिपा था उसके रिमाइंडर यानी उसको बार बार याद दिलाने का काम करता था। इसलिए जो कैलेंडर थे वो ज्यादा उपयोग किए जा रहे थे। और जो भारत था उसके उत्पादक ना अपने विज्ञापनों में अक्सर क्या करते थे, जो राष्ट्रवादी संदेश थे उसको प्रमुखता देते थे, ताकि मतलब राष्ट्र को जो संदेश दिया जाता था उसकी प्रमुखता देते थे, ताकि जो अपने ग्राहक है ना उनको सीधे तौर पर जोड़ सके, उनको अपने वस्तुओं से सीधे तौर पर ग्राहकों को जोड़ सके। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। एक हमारे पास टॉपिक है मुक्त व्यापार नीति। इसके है ये हम समझ लेते हैं, ये आगे वाली आने वाली कक्षाओं में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मुक्त व्यापार नीति क्या होता था, ये ना अर्थशास्त्रियों का कहना था कि जो विकास की नीति होती है, यानी विकास की जो गति होती है वो तीव्र करने के लिए जो वाणिज्य है या जो मुक्त व्यापार की नीति है उसको अपनाना जरूरी है, उसको अपनाना चाहिए। तो जो सरकार है उसको उद्योग ना एवं व्यापार जो है उसमें या तो बिल्कुल ही हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, या फिर ना कम से कम हस्तक्षेप करने। होता क्या था कि जितना ही व्यापार होता था उसमें सरकार का हस्तक्षेप होता था। तो जो अर्थशास्त्री थे और जो अन्य देशों के जो व्यापारी थे वो क्या चाह रहे थे ना कि जो ही प्रोडक्शन हो रहा है उसमें ना सरकार का बिल्कुल ही हस्तक्षेप ना हो, या हो भी तो बिल्कुल ना के बराबर एकदम कम से कम हस्तक्षेप हो, सरकार कुछ ना रोके टोके कोई नियम लागू ना करे। तो ये एक तरह से मुक्त व्यापार की नीति थी, मतलब उस पे मुक्त व्यापार किया जाए, इस पर किसी भी तरह का कोई नीति या नियम जो है वो लागू ना किया जाए, इसलिए इसको मुक्त व्यापार कहा जाता है, मतलब फ्री होके मुक्त व्यापार। ठीक है। और फिर इसी इसी सिद्धांत को क्या 1776 में ना ब्रिटेन में अर्थशास्त्री थे एम स्थिम ने क्या किया था, इन्होंने पेश किया था। संरक्षण की नीति जो थी वो नए उद्योगों को कठोर प्रतियोगिता से बचाने के लिए नीति लागू करना था। मतलब एक नीति आई थी जो संरक्षणवाद की नीति थी, वो क्या करती थी ना, जो नए नए उद्योग थे उनको ना हर जो सरकार द्वारा नीतियां बनाई जाती थी उससे बचाने के लिए यह लागू किया गया था, ये जो संरक्षण की नीति थी। ठीक है, इसमें बताया गया था कि जो सरकार है वो बिल्कुल हस्तक्षेप ना करे, और सरकार को इसके लिए प्रेशर भी डाला गया था सरकार के ऊपर कि आप ऐसा करिए कि आप व्यापार पे हस्तक्षेप ना करें, मुक्त व्यापार की नीति अपनाएं। ठीक है। और शाही प्राथमिकता क्या था कि जो ब्रिटिश शासन काल था ना उसमें ब्रिटिश से भारत में आयात की जा रही जो वस्तुएं थी ना उनको विशेष सुविधाएं एवं जो विशेषाधिकार थे वो प्रदान कर, मतलब जो ब्रिटिश शासन काल में जो ब्रिटेन से जो भारत में आयात की जा रही थी चीज, जो ब्रिटेन से आ रही थी भारत के अंदर, उसमें विशेष सुविधाएं और उनको ना विशेष तरह का अधिकार प्रदान करना था। ठीक है। अब हम एक टॉपिक और देख लेते हैं हमारा, कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या था। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और समझने के लिए भी, और ये पेपर में बहुत बारी पूछ भी लिया था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या होता है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या था, एक सामूहिक चिंता के मुद्दे पर फैसला लेने और जो व्यवसाय है उसको ठीक तरह से चला सके। और 19वीं जो सदी है उसमें इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो चैम्बर था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। और भारत में जो पहला चैम्बर था वो मद्रास में खोला गया था। अगर मैं पहले चैम्बर की बात करूं तो ये मद्रास में खोला गया था, और ये 19वीं सदी के उदय को पूरा करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की गई थी। ये क्या था, एक सामूहिक चिंता के मुद्दों पर फैसला लेने और व्यवसाय को ठीक तरह से चलाने के लिए, जो व्यवसाय हो रहा था उसको ठीक तरह से चलाने के लिए और जो भी फैसले हैं उस पर चिंता करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की गई थी। और जो भारत था उसमें पहला चैम्बर जो है वो मद्रास में खोला गया था। ठीक है। और जो राष्ट्रवादी संदेश है उसमें क्या था, जो भारतीय निर्माता थे ना उनके विज्ञापनों में राष्ट्रवादी संदेश साफ साफ दिखाई देते थे। राष्ट्र के हित में जो राष्ट्रवादी संदेश होते थे वो बिल्कुल साफ साफ दिखते थे, जो राष्ट्रवादी संदेश होते थे भारतीय निर्माताओं में, मतलब भारत में जितने भी निर्माता थे उनके प्रोडक्ट्स में, उसके उत्पाद में राष्ट्रवादी जो संदेश थे, राष्ट्रवादी संदेश जो थे वो साफ साफ दिखाई देते थे। ठीक है। और उनका कहना था कि अगर राष्ट्र की परवाह करते हो तो उन चीजों को खरीदें जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। तो राष्ट्रवादी संदेश देते ही इसलिए थे ताकि लोग जो है वो अपने राष्ट्र के प्रति समझ सके, अपने राष्ट्र को समझे, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना दिखाएं। और वो कहते भी थे कि चीजों को अगर अपने राष्ट्र के प्रति परवाह करते हो ना तो उन्हीं चीजों को खरीदो जो भारतीयों ने बनाया है। और जो विज्ञापन है वो स्वदेशी वस्तुओं के राष्ट्रवादी संदेह के वाहक बन गए थे। मतलब जो विज्ञापन चल रहे थे वो इंडिया में जो चीजें बनाई जा रही थी उन वस्तुओं के लिए एक संदेश वाहक की तरह काम कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था, लोग भारतीय बनी चीजों को ज्यादा खरीद पा रहे थे राष्ट्रवादी संदेशों के द्वारा। ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही होंगी।
तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट रह जाता है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।